नॉन न्यूमेरिकल है। किसी का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, फिर दूसरे के साथ करना है, फिर तीसरे के साथ करना है, वीक लिगेंड में करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में करना है। तो थोड़ा अच्छे से समय देके है ना इन सब क्वेश्चंस पे काम किया जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। बोला है फॉर D4 आयन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर्स वन ऑफ द Eg ऑर्बिटल गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन T2g3 एंड Eg1। मतलब आप ऐसे समझो ना कि जब हमारा d ऑर्बिटल स्प्लिट करता है तो d ऑर्बिटल के d सबसेल के स्प्लिटिंग में ये रहा हमारे पास T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल और ये रहा Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जैसा ये कन्फिगरेशन लिखा हुआ है, ये कन्फिगरेशन दिखा रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन T2g में है और 1 इलेक्ट्रॉन Eg में। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन Eg में तभी हो सकता है जब दोनों ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप जो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए एनर्जी चाहिए उससे कम है। अगर ये एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे नहीं आ पाता, क्योंकि उसको पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी चाहिए और यहां एनर्जी का रिलीज कम होगा। तो वैसे केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये बी वाला हो, मतलब दोनों ही ऑर्बिटल्स का जो सेट है Eg और 2Tg, दोनों ही ऑर्बिटल्स का जो सेट है Eg और T2g, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो रिक्वायर्ड पेयरिंग एनर्जी से कम है, तभी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। What is the correct electronic configuration of this based on CFT? देखिए Fe के साथ जो मौजूद Cn है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इस पे बहुत खासा चर्चा पहले से हो रखा है। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो उस केस में तैयार रहना कि रिलीज एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है, सो इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होगा। अब देखो इसमें बिना लिगेंड के पहले हम आयरन का जो प्लस कितना रहा, +2, +2 का जो कन्फिगरेशन है वो हम आपके सामने बताएं तो आर्गन रहेगा, सॉरी, आर्गन रहेगा और 3d6 होगा। ठीक है, अब देखो ये 3d6 हम ऑर्बिटल के बेसिस पे बना रहे हैं। ये हमारे पास T2g है और ये हमारे पास Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल है, करेक्ट। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहता है, बिना लिगेंड के कैसे रहता है, तो पहले एक एक भरो, एक एक भरो और फिर नीचे वाले को पेयर्ड कर दो, ये रहता है D6। इसी को आप सिंपल फॉर्म में कैसे बनाते हैं ना, इसी को आप सिंपल फॉर्म में ऐसे बनाते हैं, इसी को आप सिंपल फॉर्म में ऐसे बनाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं आप। मानिए T2g भर गया, अभी T2g में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर Eg में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर से आके T2g में आप पेयर कर दिए, ये 3d6। लेकिन जब इसको अप्रोच करेगा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे Cn आएगा, जब Cn आएगा, जब Cn आएगा तो ये पेयरिंग, ये जो बीच का एनर्जी गैप क्रिएट हुआ है, ये जो बीच का एनर्जी गैप क्रिएट हुआ है वो हमारे पेयरिंग एनर्जी से बड़ा है, क्योंकि Cn मेरा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर हमारा बीच का ये गैप बड़ा है तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप कर करके, ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप कर करके नीचे चलाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से जंप करके नीचे आएगा तो आपको मिलेगा नीचे में ही 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी पूरी तरह से पेयर्ड फॉर्म में।
Eg में आपको कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा। अब सारा इलेक्ट्रॉन आपको T2g में दिखाई देगा, 6 का 6 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका रिस्पॉन्सिबल ये रीजन है कि जो हमारा एनर्जी गैप क्रिएट हुआ है वो रिक्वायर्ड पेयरिंग एनर्जी से, जो हमारा एनर्जी गैप क्रिएट हुआ है वो रिक्वायर्ड पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। कारण क्या है कि जो मेरा लिगेंड था वो बहुत स्ट्रांग था, तो वो इतना स्ट्रांग, जो मेरा लिगेंड था वो बहुत स्ट्रांग था, तो एनर्जी गैप ज्यादा क्रिएट किया। और एनर्जी गैप ज्यादा क्रिएट करने से पेयरिंग एनर्जी से बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन कैन इजिली जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर टू गेट पेयर्ड। तो T2g में 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, कंसेप्ट समझिएगा, जबरदस्त फिगर चल रहा है अभी ये सब क्वेश्चन, कंसेप्ट समझिएगा। लिखा है द कॉम्प्लेक्स दैट हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जिस केस में लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा, जिस केस में लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा, याद रखना उतना ही ज्यादा एनर्जी गैप क्रिएट होता है। स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, मोर एनर्जी गैप, more energy gap between T2g एंड Eg। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ही बड़ा एनर्जी गैप क्रिएट होगा। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, याद रखना, उतना ही बड़ा एनर्जी गैप क्रिएट होगा। ठीक है, अब तुम देखो यहां पे जितना भी लिगेंड्स है उसको पहले आपको लिगेंड फील्ड के स्ट्रेंथ के बेसिस पे सजाना चाहिए। तो Cn माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये आपको इलेक्ट्रोकाइनेटिक सीरीज से मिलेगा। Cn माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उससे वीक लिगेंड है हमारा NH3। उससे वीक लिगेंड अगर तुम पकड़ो तो H2O है। उससे वीक लिगेंड पकड़ो तो तुम्हारे पास Cl माइनस है, जो यहां पे मौजूद है उसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 का 4 लिगेंड, उनका हम ऑर्डर आपके सामने रख दिए। आपसे पूछा है कि हाईएस्ट CFT स्प्लिटिंग किस केस में होगा, तो उसी में होगा जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड मौजूद है, Cn माइनस। तो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर तुम देखोगे यहां पे सीरीज में, तो ये हम लोगों का लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो अगर ये लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो याद रखना कि ये डेल नॉट का भी ऑर्डर है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उस केस में सबसे ज्यादा डेल नॉट क्रिएट होगा, तो सी ऑप्शन इज देयर। सबसे ज्यादा डेल नॉट क्रिएट होगा, सी ऑप्शन इज देयर। क्लियर है, वेरी गुड, आगे बढ़िए। आगे लिखा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब यहां आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जब हम लोग एनर्जी का गैप क्रिएट करते हैं उसका थोड़ा कंसेप्ट आपको पहले हम दे दें ताकि याद हो नहीं हो, सब चीज रिकॉल हो जाए। होता क्या है ना कि मेरे पास जितना भी डी ऑर्बिटल है वो सबसे पहले इस तरीके से डीजेनरेटेड फॉर्म में होता है। जब लिगेंड्स उसको अप्रोच करता है तो उन सभी डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी थोड़ा बढ़ जाता है और उनका ये रहता है एवरेज एनर्जी। कब? जब लिगेंड अप्रोच करता है। इस वर्टिकल एक्सिस पे एनर्जी को आप दिखा रहे हैं और यहाँ प्रोग्रेस को दिखा रहे, जैसे जैसे काम हो रहा है उसको दिखा रहे हैं। तो शुरुआत में आप मान के चलो यहाँ पे विदाउट लिगेंड बात हो रहा है, कोई लिगेंड नहीं था। फिर जब लिगेंड अप्रोच किया उस समय का बात यहाँ है विथ लिगेंड।
लेकिन लिगेंड के आने के साथ यहाँ पे एनर्जी के कारण हमारे डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग भी हो गया। ऊपर चला गया हमारे पास Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल और नीचे आ गया हमारे पास T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर आपको एनर्जी गैप का कंसेप्ट याद है तो ये पूरा का पूरा एनर्जी गैप को हम लोग डेल नॉट कहें, जिसमें ऊपर का एनर्जी गैप +3/5 डेल नॉट है और नीचे का एनर्जी गैप -2/5 डेल नॉट है। चलो बढ़िया, ये सब आपके थ्योरी में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। अब आप आइए कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है और उसको निकालना कैसे। अब आप काम पे आइए। ये तो आपका थ्योरी था कि हाँ भाई क्या क्या आप पढ़े हैं, कैसे क्वेश्चन। आपको बोला गया D4 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो भी हाई स्पिन। हाई स्पिन बोला, हाई स्पिन बोला तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करना है, तो 3 नीचे भरोगे 1 ऊपर भरोगे, 3 नीचे 1 ऊपर भरोगे। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन नीचे है, देखो स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकलता है। देखो कैसे निकलता है। जो 3 इलेक्ट्रॉन नीचे है उसका एनर्जी एक एक के लिए -2/5 डेल नॉट है, और जो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर है उसका एनर्जी +3/5 डेल नॉट है। कोई और भी नंबर कल के एग्जाम में हो सकता है, कल आप जब कोई नया क्वेश्चन देखे तो ये नंबर कुछ और भी हो सकता है। आज हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो D4 में काम कर रहा है, कल हो सकता है आपके सामने D6 दे दे, तो D6 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को बांट के फिर आप सोचिएगा। जो नीचे है उसका नंबर देख लिए, उसके लिए -2/5 डेल नॉट है, और जो ऊपर है उसका नंबर 1 है, उसके लिए +3/5 डेल नॉट। अब इसको सॉल्व करो, देन इट इज -6/5 डेल नॉट एंड +3/5 डेल नॉट। सॉल्व करो भाई, तो ये आएगा -3/5 डेल नॉट, -3/5 डेल नॉट या -0.6 डेल नॉट, -3/5 डेल नॉट या -0.6 डेल नॉट, दैट फर्स्ट, ये ऑप्शन इज देयर। इसको कहते हैं CF स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हाई स्पिन लिखा था इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड नहीं किए। अगर यहां लो स्पिन लिखा रहता तो हम Eg वाला इलेक्ट्रॉन को नीचे ही भेज देते T2g और फिर सोचते। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। जैसे यहाँ हाई स्पिन लिखा था तो सोचने का अलग तरीका है, अगर लो स्पिन लिखा है तो सोचने का अलग तरीका है, D4 लिखा है तो D4 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस हिसाब से सोचेंगे। अगर D6 लिखा है तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लो स्पिन लिखा है क्या सोचना है, हाई स्पिन लिखा है क्या सोचना है, वीक लिगेंड लिखा है तो क्या करना है, जो हाई स्पिन में करना है वो वीक लिगेंड में करना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिखा है तो क्या करेंगे, जो लो स्पिन में करना है वही हम लोगों को स्ट्रॉन्ग लिगेंड में करना है। समझिएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लिखा है द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE फॉर दिस इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, द CFSE फॉर दिस इज। अब देखिए इन दोनों मॉलिक्यूल में एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो बता रहा है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, और यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो बता रहा है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर अ रिलेशन दैट टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो हमेशा 4/9 टाइम्स होता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी का। तो जब हमारा टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग निकालना है तो 4/9 ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का एनर्जी बोलो या क्रॉसपॉन्डिंग वेवलेंथ का इनवर्स दिया रहता है। देखिए भाई एक बात को थोड़ा कंसेप्ट वाइज समझिए यहाँ पर, हाँ हम थोड़ा कलर बदल ले पेन का। जब आप एनर्जी का बात करते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर ये वेवलेंथ के साथ इनवर्सली होता है। ठीक है,
अब आप जरा इस दिए गए सेक्शन को समझिए। क्या यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये 1/λ है। सेंटीमीटर इनवर्स तो ये 1/λ है। तो एनर्जी को देने का एक और तरीका है, वेवलेंथ का इनवर्स दे दीजिए, क्योंकि क्योंकि सब कोई जानता है कि एनर्जी होता है hc/λ, और h और c का डाटा सबको मालूम होता है। तो लैम्डा इनवर्स दे देने से एक तरह से एनर्जी का फुलफिलमेंट हो जाता है, और खास तौर पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस तरह का डाटा रहेगा। तो यहां पे आपके सामने आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया आपका 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब 9 से कटा भाई 18, 2 बार में 4 से मल्टीप्लाई करो 8,000। 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स कौन सा है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्लियर है? तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, आपको ये चीज को दिमाग में रखना है कि टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग क्रिएट होता है, वो ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग है उसका 4/9 टाइम्स होता है, और वहां से फिर जो कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिए। जस्ट अ मिनट। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कैलकुलेटेड स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। केवल स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट में ही चलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट जरूरत है, केवल हमको पूरे स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचना, हमको केवल स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट का जरूरत है। तो हम लिगेंड पहचानेंगे, वहीं से काम करेंगे। ए ऑप्शन में है निकल के साथ CO4। यहां हम लोग अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है। अगर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो 28 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर उसका कन्फिगरेशन आता है। हम लोगों के पास आर्गन 3d8 4s2। अब इस 3d8 4s2 में जब हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग लिगेंड को भेजेंगे, जैसे यहाँ पे CO है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के आने से ये 3d8 जो है वो 3d10 हो जाएगा, और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, और 4p भी है ना खाली हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गया, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, इसलिए इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 आ गया। ठीक है, अब आइए आप बी ऑप्शन पे आइए। बी ऑप्शन में हम लोग के पास निकल है, H2O है होल 6, और फिर हम लोगों के पास Cl2 है। यहां से आपको निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए। ये वीडियो बार बार पॉज हो जा रहा है। हाँ, फिर यहां से आपको निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए। यहां पे आप निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +2 आएगा। अब आप यहां से निकल +2 के बारे में सोचो। निकल +2 होता तो 28 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन +2 के कारण 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो आपके पास 3d8 मिलेगा। H2O जो इसके साथ आप जोड़ने जा रहे हो वो एक वीक लिगेंड है। H2O ये एक वीक लिगेंड है। अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, और 3d8 के अंदर आपको 3d8 के अंदर आपको कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है। अब आइए सी ऑप्शन पे। सी में हमको निकल के साथ CN4 दिखाई दे रहा है, ऊपर में चार्ज आएगा -2। सी ऑप्शन निकल है, CN4 है, और ऊपर में चार्ज है इस पे -2। यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, +2 आएगा। और फिर से +2 में हम देख रहे हैं, अभी देखिए ऊपर वाले कंसेप्ट को यूज कर लीजिए ना, निकल में +2 है, तो यहाँ पे आर्गन 3d8 आएगा,
और 3D8 में इस बार आप CN- जोड़ रहे हैं जो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड, और हमारे 8 इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अगर हम लोग कर दे, 8 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग पेयर्ड कर दे तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। हमारे पास पहले देखो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले फिगर में देख लीजिए ना, 8 इलेक्ट्रॉन आप इस फिगर में देख लीजिए। अब आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐड कीजिएगा, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दैट गेट्स पेयर्ड। तो 8 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करोगे तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स आपको पेयर्ड फॉर्म में मिलेगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। फिर से आप बोलो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सही है। अब एक और डी ऑप्शन रह गया, उसको भी जरा चेक ही कर ले। ऑप्शन नहीं मतलब कुछ मॉलिक्यूल है। पैलेडियम है, और यही हमको ऊपर में ही चेक करना होगा, नीचे जगह है नहीं। पैलेडियम यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ये एक न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड है, उसका चार्ज 0 होता है। हम बोल रहे हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, इसका चार्ज 0 होता है। तो जो भी होगा क्लोरीन के कारण होगा +2, जो भी होगा क्लोरीन के कारण होगा +2। और ये भी निकेल वाला ही सीरीज का है, निकेल वाले ही सीरीज का कन्फिगरेशन है पीबी। लेड जो है वो निकेल वाले ही ग्रुप का मेंबर है, लेड जो है वो निकेल वाले ही ग्रुप का मेंबर है। तो यहां जब आप पीडी पे +2 डालते हैं ना, तो उसी तरह से आपको कन्फिगरेशन मिलता है 3D8 का। और 3D8 हमारे पास क्लोरीन जो है वो एक वीक लिगेंड है, क्लोरीन वीक लिगेंड। और अगर हमारे पास Cl एक वीक लिगेंड है तो हमारे 3D8 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना भाई, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां भी आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए अब ऑप्शन टिक करने का समय है, जरा गौर करें, इन सबको छोटा कर देते हैं ताकि आपको एक फिगर में सब कुछ है ना दिखे। गौर से देखिए, आराम से देखिए और खुद से डिसीजन लीजिए। आप अगर गौर करेंगे तो हमारे पास निकेल वाले केस में ए ऑप्शन में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, यहां पे लिखा हुआ है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। बी वाले ऑप्शन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, सी वाले ऑप्शन में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और ये जो हम लोगों का पीबी वाला था इस केस में भी है ना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो डी और बी ये दोनों बराबर है, बड़ा है कंपैरिजन टू ए एंड सी। सो फर्स्ट ऑप्शन, गौर से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, डी और बी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है, डी में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है, बी में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है। ए और सी में सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आया है। तो ए और सी का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो कम है बी और डी से। तो ए ऑलमोस्ट इक्वल्स टू सी, और ये कम है बी इक्वल्स टू डी से। ठीक है, ए ऑप्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे बेस्ट। अब आप इतने देर में ये समझ ही गए होंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लगभग मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछा गया है ना, वो लगभग इसी टॉपिक से। तो ध्यान रखा जाए। चलो और आगे बढ़े, बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ absorption in the visible region for the complex of the this En लिगेंड है, NH3 और वाटर है। देखिए अब यहां से एक नए तरह के कंसेप्ट में हमको लग रहा है इंटर कर रहे हैं हम लोग, जरा गौर करना। हम आपको थोड़ी देर पहले लिख के दिखाए थे, हम आपको थोड़ी देर पहले लिख के दिखाए थे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रोपोर्शनल
more energy gap during splitting. This is also proportional more free energy. This is also proportional more free energy, जिसको हम लोग है ना डेल नॉट कहते हैं. And also that more free energy is proportional with 1 by wavelength. देखो इन सबको है ना थोड़ा मिलाओ, आपस में समझो. देखो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, अरे भाई वीडियो चल दे, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना बड़ा एनर्जी गैप क्रिएट होगा. किसमें? जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा तो T2G और EG के बीच उतना बड़ा एनर्जी गैप क्रिएट होगा. एनर्जी गैप बड़ा होगा, फ्री एनर्जी बड़ा होगा, तो जब एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा. जब एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से जंप करके नीचे आएगा ना, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा. और जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा तो वेवलेंथ कम होगा. रिलीज्ड एनर्जी का वेवलेंथ कम होगा अगर एनर्जी ज्यादा होगा. एनर्जी और वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो कभी भी अगर ज्यादा एनर्जी गैप क्रिएट हो तो उस केस में जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से जंप करके नीचे आएगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, वेवलेंथ कम होगा. तो पूरा शुरू से लेके लास्ट तक चीजों को है ना दिमाग में बैठाइए. स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब ज्यादा स्प्लिटिंग का गैप बढ़ेगा, एनर्जी का गैप बढ़ेगा. जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेगा फ्री एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा और उस केस में वेवलेंथ रिलीज एनर्जी का कम होगा. सही है. अब आइए क्वेश्चन में हम लोग काम करते हैं. पहले इस कंसेप्ट को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए. अब आइए, आपके पास जैसे हम सारा का सारा कोबाल्ट वाला मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ना, लिगेंड के तौर पे आपके पास En है, NH3 है और H2O है. आपको पता है कि En सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. इसमें En सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उससे वीक NH3 है और सबसे वीक H2O है. अब लेफ्ट से राइट तुम जा रहे हो, लिगेंड का स्ट्रेंथ घट रहा है. लिगेंड का स्ट्रेंथ अगर घट रहा है तो फ्री एनर्जी भी घटेगा, फ्री एनर्जी घटेगा. और फ्री एनर्जी अगर घटेगा तो याद रखना वेवलेंथ बढ़ेगा. जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसका वेवलेंथ इंक्रीजेस. तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से देखिए ना क्या पूछा गया. आपसे पूछा गया फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे कम वेवलेंथ वाले को पहले रखना है, सबसे कम वेवलेंथ वाले को पहले रखना है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले En आएगा, उसके बाद NH3 आएगा, उसके बाद H2 आएगा. मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज परफेक्ट. जब En एज ए लिगेंड काम कर रहा था तो उस समय एनर्जी गैप बड़ा है, वेवलेंथ कम है. और जब H2O काम कर रहा है लिगेंड की तरह, वीक लिगेंड है, तो एनर्जी गैप कम है, वेवलेंथ ज्यादा है. ठीक है. सो ए ऑप्शन, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप H2O के केस में मिलेगा क्योंकि उसमें एनर्जी सबसे कम आएगा, और En के केस में सबसे छोटा वेवलेंथ आपको मिलेगा. ठीक है. तो हम लोग है ना थोड़ा एनर्जी को भी एसोसिएट कर दिए लिगेंड फील्ड के साथ. चलिए आगे बढ़िए. फिर से लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है. करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट. फिर से लगभग वही क्वेश्चन है. आपको बस यहां सोच लेना है कि हाँ भाई इसका लिगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ क्या है. और लिगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ है कुछ ऐसा, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cn माइनस,
उससे कम यहां में जो दिया हुआ है उसमें है NH3, उससे कम है H2O, और यहां दिए गए सीरीज में सबसे कम है Cl-। तो लगभग सेम ही चीज हमको दिख रहा है कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो लिगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, और लिगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगा, फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगा, फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगा तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। तो सबसे बड़ा वेवलेंथ Cl- वाले के केस में आएगा और सबसे छोटा वेवलेंथ Cn- के केस में आएगा। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ही समझाना था, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ही समझाना था, तो ए ऑप्शन एप्रोप्रिएट है। सबसे पहले देखो Cn है, उसके बाद देखो NH3 है, उसके बाद देखो H2O है, उसके बाद देखो Cl है। ठीक है, ध्यान से, दीज आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। सीरीज को पहचानिए। अभी हम लोग है ना वेवलेंथ, एनर्जी, लिगेंड फील्ड, स्प्लिटिंग, इन सब कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इन सब कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। फोर्टी फाइव में बोला गया द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन M3+ with 4 monodentate ligand L1, L2, L3, L4 absorb wavelength in the region red, green, yellow, blue। थोड़ा देखना, वेवलेंथ याद रखना रेड का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उससे कम आएगा ग्रीन का, उससे कम आएगा येलो का, और उससे कम आएगा ब्लू का। ठीक लिखे हैं? चलो एक बार ऑर्डर लिख देते, VIBGYOR, विबग्योर। ओह, थोड़ा उल्टा हो गया। रेड सबसे ज्यादा है, उससे कम येलो लेना है, फिर ग्रीन सोचना है, और तब फिर है ना रेड के बाद ग्रीन सोचना है, रेड से कम येलो लेना है। ये गलत ऑर्डर लिख दिया हम। वेवलेंथ का ऑर्डर है रेड सबसे ज्यादा, उससे कम येलो, उससे कम ग्रीन, और उसके बाद फिर ब्लू। ये वेवलेंथ का ऑर्डर सोचना है। अब देखिए जरा ऊपर देखिएगा, L1 जो है वो रेड दिखाया था, L2 ग्रीन दिखाया था, L3 येलो दिखाया था, और L4 है ना ब्लू दिखाया था। तो रेड कौन दिखाया था? L1। और L2 क्या दिखाया था? ग्रीन, ये L2। येलो क्या दिखाया था? L3। और फिर ये L4 था। ठीक है, तो रेड है ना लिगेंड 1 के लिए है, येलो जो है वो लिगेंड 3 के लिए है, ग्रीन 2 के लिए। अब देखो, अगर मेरा वेवलेंथ इस ऑर्डर में घट रहा है तो अभी हम लोग ऐसे ऑर्डर दिखा रहे हैं कि ये वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस। अच्छा, अगर वेवलेंथ डिक्रीजेस ना, तो याद रखना एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस। और अगर एनर्जी इंक्रीजेस ना, देन लिगेंड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, लिगेंड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, स्ट्रॉन्गर। वेवलेंथ घटा, एनर्जी बढ़ेगा, और लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन? L4। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन भाई? L4। सो L4 स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, उससे कम L2, उससे उससे कम L3, और सबसे वीक लिगेंड L1। यह है लिगेंड का स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, एंड दिस इज वीकेस्ट लिगेंड।
स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, वीकेस्ट लिगेंड। अब आप देखिए इसके लिए कौन सा ऑर्डर आपके लिए सुटेबल है। ये वीडियो भी ऐसे ऐसे जगह पे रुक रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन इतना अच्छा अच्छा चल रहा है ना कि इधर उधर देखने का कुछ मौका ही नहीं मिल रहा। बी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट, बी ऑप्शन स्ट्रेंथ ऑफ 4 लिगेंड्स, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड L4, सबसे वीक लिगेंड L1, बीच में L2 और L3। आई होप सो एंजॉय कर रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। बहुत बढ़िया है सब। हम यहाँ गलत लिख दिए थे, इसको काट ही देते हैं। येलो और ग्रीन में, येलो पहले था बाद में ग्रीन था, हम ग्रीन लिख दिए थे। विबग्योर लिख लीजिए ना, सबसे अच्छा। हड़बड़ी में गलती नहीं होना चाहिए ना। आइए भाई, अगला क्वेश्चन। Cobalt 3 chloride forms several octahedral complex with ammonia. Which of the following will not give test for chlorine? अच्छा भाई, क्लोरीन के लिए टेस्ट नहीं देगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं देगा। इसका मतलब क्लोरीन जो है वो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। क्लोरीन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। और कोबाल्ट के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है फर्स्ट वाला, NH3 होल 3 और ये Cl3। कोबाल्ट का 6 ऑक्सीडेशन नंबर तो सेटिस्फाई करोगे। ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर बोलना है। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उसको सेटिस्फाई करोगे ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को सेटिस्फाई करने के लिए 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन, ये सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होगा। नो Cl माइनस ड्यूरिंग आयोनाइजेशन, आयोनाइज करेगा, कोई Cl माइनस रिलीज नहीं होगा। इसलिए याद रखना कि किसी भी तरह का नो टेस्ट फॉर Cl माइनस, ये Cl माइनस के लिए कोई टेस्ट नहीं देगा। बाकी सब केस में Cl माइनस के लिए कोई ना कोई टेस्ट, मतलब Cl माइनस का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, केवल इस केस में नहीं आएगा। सारा Cl माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चला गया। 47 में आपसे बोला गया डेका कार्बोनाइल डाइमैग्नीशियम 0 is made up of 2 square pyramidal MnCO5 units joined by single bond। एक Mn होता है, इसके साथ 5 CO जुड़ा रहता है। फिर एक Mn होता है, उसके साथ 5 कार्बोनाइल ग्रुप्स जुड़ा रहता है। कार्बोनाइल ग्रुप बोलो, CO बोलो, ये CO जुड़ा रहता है, CO। ये 2 यूनिट, और ये दोनों मैग्नीज आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो दोनों मैग्नीज आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, Mn और Mn सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। क्लियर है, एकदम याद रखिए। मेटल कार्बोनाइल्स हाईली स्टेबल, और उसके पीछे का रीजन ये बॉन्ड सिस्टम है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, याद करो मेटल कार्बोनाइल्स हाईली स्टेबल होता है, और उन मेटल कार्बोनाइल्स के हाई स्टेबिलिटी के पीछे होता है सिनर्जिक बॉन्ड सिस्टम। सिनर्जिक बॉन्ड सिस्टम क्या कंसेप्ट है? सिनर्जिक बॉन्ड सिस्टम बताता है कि जब भी आप मेटल कार्बोनाइल्स बनाते, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी आप मेटल कार्बोनाइल्स बनाते हैं, सबसे पहले कार्बोनाइल कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल के खाली ऑर्बिटल में डोनेट करता है। जब भी आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बोनाइल कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के खाली ऑर्बिटल में डोनेट करता है टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जो हम आपको रेड से दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो हम आपको रेड से दिखा रहे हैं, इस फिगर को रुकिए, हाइलाइटर यूज करने दीजिए। ये देखिए, येलो वाला जो ऑर्बिटल के बीच का बॉन्डिंग बन रहा है ना, वो इसी कंसेप्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से कि मेटल येलो वाला जहां आपको अभी बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, उसको समझिएगा, खाली वहीं पे अभी फोकस रहिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको मिलाइएगा उसके साथ। मेटल कार्बोनाइल्स के बनने के दौरान कार्बोनाइल कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन मेटल के खाली डी ऑर्बिटल में भेज के कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। चलो बन गया। लेकिन एट द सेम टाइम मेटल के पास जितना भी ऐसा पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है जो बॉन्डिंग में एंगेज नहीं हुआ, क्योंकि आप अभी तक तो बहुत बार देख चुके ना कि जब लिगेंड आता है तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाता है,
और इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाता है तो वो तो बॉन्डिंग में एंगेज नहीं होता है, जो खाली डी ऑर्बिटल होता है वही सब बॉन्डिंग में एंगेज होता है। अब मेटल के पास जो पहले से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन सीओ कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के अंदर, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, केमिकल बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के अंदर बैक डोनेशन करके बॉन्डिंग को बनाता, बैक डोनेशन करके, और उसको हम आपके सामने इस कलर से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये एक तरह से बैक डोनेशन है। ये मेटल दे रहा है वापस से कार्बोनाइल को, मेटल दे रहा वापस से कार्बोनाइल को, ऊपर भी और नीचे भी। ये कौन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो मेटल दे पाता है? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा मेटल का नहीं लिया है। मेटल के अंदर जब लिगेंड से अप्रोच करता है तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है, वो पड़ा रहता है, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। कार्बोनाइल के पास खाली एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल होता है, जो आप केमिकल बॉन्डिंग के सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s ऐसे करके कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा ना, तो उसका लास्ट में पाई स्टार खाली मिल जाएगा। ठीक है, तो मेटल उस भरे हुए ऑर्बिटल से कार्बोनाइल के खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। इस वजह से जब भी मेटल कार्बोनाइल्स बनता है ना, तो उसमें खाली सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, कुछ पाई बॉन्ड का भी कैरेक्टर हो जाता है, और इसी कैरेक्टर के आ जाने की वजह से मेटल कार्बोनाइल्स आर हाईली स्टेबल, मेटल कार्बोनाइल्स आर हाईली स्टेबल। और इस तरह के बॉन्ड सिस्टम को नाम दिया गया है सिनर्जिक बॉन्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग है उसको हम लोग सिनर्जिक बॉन्ड सिस्टम कहते हैं। मेरे पूरे लाइन को अच्छे से हो सके तो एक दो बार रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा कि बॉन्डिंग बनता कैसे है। सिनर्जिक बॉन्ड सिस्टम। और क्यों मेटल कार्बोनाइल्स ज्यादा स्टेबल होता है? मेटल कार्बोनाइल्स इसी कारण से ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड तो बनता ही है, साथ में बैक डोनेशन होने से उनके बीच पाई कैरेक्टर भी आता है, इसलिए मेटल कार्बोनाइल्स आर हाईली स्टेबल। वेरी वेरी गुड। ठीक है, चलो 50 तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद इसको सेव करेंगे। इन एमराल्ड chromium 3+ ion occupies octahedral sites in the mineral beryl, the chemical formula beryl। ये तो आपको बुक से पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप बुक से खोज के निकालिएगा, आपको खुद मिल जाएगा। ठीक है, आप बुक से खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये मेरे बताने का कुछ नहीं, और ऐसे हमको इसमें आता भी नहीं। ठीक है, फॉर्मूला वॉर्मूला याद, समझ रहे हो ना, ये आप खुद से बुक खोज लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़िए। Among the following metal carbonides, the CO bond order is lowest in। CO bond order lowest। अरे बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब होता है, बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब होता है बॉन्डिंग कम होना। ठीक है, चलो देखते हैं 50 में क्या है। इसको पहले आपको बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे ज्यादा, हम अभी आपको क्या बोल रहे थे, हम आपको बॉन्डिंग में एक चीज समझा रहे थे ना, बॉन्डिंग में हम आपको एक चीज समझा रहे थे कि आपको पहले यह देखना होगा कि किस मेटल के पास, किस मेटल के पास इस तरह का ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर है। जितना ज्यादा लोन पेयर होगा बैक डोनेशन उतना ही ज्यादा होगा, बैक डोनेशन ज्यादा होगा, वहीं से हम लोग को ऑर्डर इसका मिलना है। तो चलिए हम लोग हर मेटल के अंदर है ना देखते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बचा है। Mn, सीओ का चार्ज 0 होता है, तो Mn पे +1 आया, पहला ऑप्शन। मैग्नीज में होता कितना है? 25 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस निकाल दीजिए, एक प्लस निकाल दीजिए तो आर्गन आ गया, और आ गया 3d6। जब आपका 3d6 आया तो 3d6 में सारा इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो गया, 3d6 में अगर हम लोग तो ये मानेंगे कि CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, मानना क्या है, वही होता ही है। तो अगर D6 आ गया तो इसमें सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, और अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया तो हमारे पास 3 लोन पेयर है। चलिए बी ऑप्शन में ये हम लोग के पास कौन है? Fe है और CO होल 6 है।
तो यहाँ पे तो Fe का चार्ज 0 आ रहा है, मतलब Fe न्यूट्रल स्टेट में है, और न्यूट्रल स्टेट में है तो 26 इलेक्ट्रॉन का इसका कन्फिगरेशन होगा आर्गन 3d6 4s2, और 3d6 4s2 में जब मेरा CO जैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, CO जैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो ये 3d8 हो जाएगा, 4s0 आ जाएगा, और 3d8 होने का मतलब है 4 लोन पेयर, मतलब इसके डी सबसेल में 4 लोन पेयर है जो वापस से बैक डोनेशन करने के लिए तैयार है कार्बोनाइल के साथ। ठीक है, आ जाओ सी में। क्रोमियम है, और इस क्रोमियम के साथ CO6 है। भाई क्रोमियम पे भी चार्ज 0 आ गया, क्रोमियम 24 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट रखता है, तो आर्गन आया, चार्ज 0 है, चार्ज 0 होने की वजह से 3d4 है, 4s2 लिखेंगे। यहां भी जब हम लोग का CO जैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा, जब हम लोग का CO जैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा तो ये 3d6 हो जाएगा, और 3d6 का मतलब है 3 लोन पेयर। अब इस केस में देख लो, वेनेडियम वाला भी देख लो, वेनेडियम वाला भी देख लो, ऊपर ही देख लो, नीचे जगह नहीं है, वेनेडियम वाला देख लो, यहीं पर देख लो। वेनेडियम पे -1 आया, यहां से आप देख रहे हो -1। वेनेडियम का अपना स्कैंडियम क्या होता है भाई, अरे यार कितना एटॉमिक नंबर इसका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 23, सॉरी 23, लेकिन एक माइनस होने के कारण 24, एक माइनस होने के कारण 24, तो आर्गन 24, आर्गन फिर आएगा हम लोग का 4s2 और 3d4। फिर से आप गौर करोगे ना, आर्गन के बाद ये 4s2 3d4, और जैसे ही इसमें कोई एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे कार्बोनाइल हम लोग का स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, तो ये 3d6 हो जाए, सॉरी 3d6 हो जाएगा, 3d6, 3d6 का मतलब है 3 लोन पेयर। तो अब गौर कीजिए, इस पूरे डिस्कशन पे गौर कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन लगभग है ना 50 में आपके सामने है। इन तीनों चारों जो भी आपके पास मॉलिक्यूल ऑप्शंस में दिया था, सबसे ज्यादा लोन पेयर हमारे इस आयरन के कार्बोनाइल के पास है, 4 लोन पेयर। और अगर आयरन के कार्बोनाइल के पास 4 लोन पेयर है, तो सबसे ज्यादा बैक डोनेशन, मतलब कार्बोनाइल कार्बन में इलेक्ट्रॉन के कमी को पूरा करना, सबसे ज्यादा इस केस में आयरन करेगा। और जब कार्बोनाइल कार्बन में बैक डोनेशन होता है, सबसे ज्यादा बैक डोनेशन करके कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम कर दिया जाता है, तो याद रखना उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होता है। वैसे मेटल कार्बोनाइल्स के, मेटल कार्बोनाइल बोलेंगे, केवल कार्बोनाइल बोलेंगे, कार्बोनाइल का याद रखना कि बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। कारण है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है ताकि उसका इलेक्ट्रॉन का कमी पूरा हो जाए। लेकिन अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन का कमी, सुनिएगा कहानी सब अच्छे से खत्म कर रहे हैं यहाँ 50 नंबर, सुनिएगा अच्छे से। मेटल में जब हमारा कार्बोनाइल कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है और उसको बैक डोनेशन से इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो कार्बन जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रखता है कार्बन, सॉरी गलत बोल दिया, ऑक्सीजन जो डोनेट करके रखता है कार्बन को, उसमें रिडक्शन होता है, कमी होता है। तो जो पहले बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 3 था, अगर मेटल इसको वापस बैक डोनेट करने लगे तो ये डोनेशन कम होता है और बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगता है। सबसे ज्यादा बैक डोनेशन आयरन कर रहा है, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी सबसे कम आयरन वाले कॉम्प्लेक्स में रहेगा, तो ऑक्सीजन उसको कम डोनेट करेगा और बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आयरन वाले कॉम्प्लेक्स में आएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। बैक डोनेशन सबसे ज्यादा किस केस में हो रहा है, आयरन और कार्बोनाइल कार्बन के बीच। क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर 4 लोन पेयर है, 4 लोन पेयर है,
तो वैसे केस में आयरन ज्यादा से ज्यादा कार्बोनाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कार्बोनाइल कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन आयरन से मिलने लगेगा तो वो है ना ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन ले रहा था उसमें कमी आएगा और बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। दिस इज द होल मैकेनिज्म जो कार्बोनाइल के अंदर चलता है। कार्बोनाइल मेटल, कार्बोनाइल मेटल, कार्बोनाइल, जबरदस्त चीज है, इस पे दिमाग लगा के रखिए। इन स्टेटमेंट्स को लिख के, पढ़ के, समझ के एकदम दिमाग में बैठा के रखिए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 3 बॉन्ड होता है जब वो किसी से नहीं जुड़े। उस समय इलेक्ट्रॉन का कमी जो कार्बन में होता है उसको केवल ऑक्सीजन पूरा करता है। लेकिन जब ये मेटल कार्बोनाइल्स बनाता है तो मेटल के अंदर जो लोन पेयर है वो उसको बैक डोनेशन में मिलता है। तो अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन का कमी मेटल पूरा करता है तो वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रॉन लेता है, और अगर वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रॉन लेता है तो बॉन्ड जो हमारे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच था, पहले ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर रखता था, वो थोड़ा कम होने लगता है, बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है। वेरी वेरी गुड। ठीक है, चलिए बेहतरीन। सो बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, पहले इतना सेव कर ले, बहुत मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये। थैंक यू। अभी अभी रुकिएगा, थैंक यू मतलब अभी और क्वेश्चन डिस्कस करना है, इसको सेव कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। दिस इज क्वेश्चन नंबर 51। लिखा हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विथ Na2 EDTA बिकॉज। देखिए EDTA इथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट, ये करता क्या है ना कि जो हमारा हार्ड वाटर है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट्स मौजूद होता है, उन सॉल्ट्स के साथ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बनाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, वो हम लोग है ना कलरलेस के फॉर्म में है ना ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसका रिएक्शन तो पूरा का पूरा आप कुछ सिंपल फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए जब आप EDTA बोलते हैं तो CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, इसके बाद नाइट्रोजन होता है, और इस नाइट्रोजन के साथ 4 एसिटिक एसिड का ग्रुप जुड़ा रहता है। अभी हम इसमें 4 एसिटिक एसिड का ग्रुप ऐसे जुड़ा रहता है। यहाँ भी CH2 आ जाएगा, फिर यहाँ COH आ जाएगा। H हम नहीं लिख रहे हैं, हम H के जगह पे कुछ और लिखेंगे अभी। अब देखिए थोड़ा समझिए इस चीज को अच्छे से, थोड़ा इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए जो ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वहां पे H हटा के उसके जगह पे 2 सोडियम लिखा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में Na2 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे 4 H होता है, ऐसे बारी बारी से 4 H होता है। और ये चारों H हट के, ये चारों H हट के इस C पे माइनस क्रिएट करता है, सॉरी O पे माइनस क्रिएट करता है, और यही ऑक्सीजन जो है वो डोनर साइड की तरह सर्व करता है। सही है, ये 4 ऑक्सीजन है जो डोनर साइड की तरफ काम करता है, और ये 2 नाइट्रोजन है जो डोनर साइड की तरफ वर्क करता है। करेक्ट है। तो कुल मिला के ये एक हेक्साडेंटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब देखिए आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपका निकाल के आपके सामने रखा गया है ताकि आप इसको, इसका बॉन्डिंग कैसे बनता है ना उसको आप थोड़ा समझ भी सके। ठीक है, तो इसके बॉन्ड बनने के अंदर मेटल एटम के साथ, मेटल एटम जैसे मैग्नीशियम या कैल्शियम है, कोई भी मेटल एटम है, तो उसके साथ देखो 4 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया। 4 ऑक्सीजन, हम थोड़ा हाइलाइटर यूज कर लें। ये देखिए, ये एक ऑक्सीजन O-, ये ऑक्सीजन O-, ये ऑक्सीजन O-, और ये ऑक्सीजन O-। ये 4 ऑक्सीजन है जो बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। और फिर ये 2 नाइट्रोजन है जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और ऐसे केस में आपके सामने स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है कैल्शियम का या मैग्नीशियम का। इसलिए आपका यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है तो बोथ A एंड B, A और B दोनों होगा। सही है, और इस तरह का जो रिंग टाइप फॉर्मेशन होता है ना, इस तरह का देख रहे हैं ना आप, जैसे यहाँ पे इसको समझिएगा, ये एक रिंग है, फिर इसी तरह आपको बहुत सारा रिंग यहाँ दिखाई देगा, ये भी एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, बहुत सारा रिंग दिखाई देगा। इस तरह के रिंग को आप चिलेट रिंग कहते हैं। जब भी कोई हम लोगों के पास पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड जब मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो वैसे केस में एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स एक ही लिगेंड का बनता है मेटल के साथ, तो रिंग टाइप स्ट्रक्चर आता है। यहाँ जितना भी आप रिंग देख पा रहे हैं ना, वो सब रिंग है ना, चिलेट रिंग के नाम से जाना जाता है, चिलेट रिंग। ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद Na2 EDTA बिकॉज EDTA कैन फॉर्म
स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+, बोथ ए एंड बी। और ये स्ट्रक्चर है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, आपको बॉन्डिंग समझने में बनेगा कि यहाँ कैसे बॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपके सामने लिखा है कि देखो हम लोगों के पास है ना, आर्टिकल कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर एंड गोल्ड। कोई भी आप सुने हैं ना, कोई भी हम लोग तरह तरह का जो ज्वेलरी लेते हैं उसके ऊपर या तो सिल्वर का या गोल्ड का एक प्लेटिंग चढ़ा रहता है, ठीक है। सिल्वर खरीद लिए, उस पर गोल्ड का प्लेटिंग चढ़ा दिए, मोस्टली आदमी को लगता है कि गोल्ड का है। इस तरह का प्लेटिंग जो होता है वही आपके सामने लिखा हुआ है। मच मोर स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस रिस्पेक्टिवली। देखिए सिल्वर के लिए, सिल्वर प्लेटिंग के लिए आपको सिल्वर का कॉम्प्लेक्स चाहिए और गोल्ड प्लेटिंग के लिए आपको गोल्ड का कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो आपको ऐसा पर्टिकुलर खोज के निकालना पड़ेगा जिसमें सिल्वर +1 स्टेट में और गोल्ड +2 स्टेट में हो। सिल्वर +1 स्टेट में या गोल्ड +2 स्टेट में एग्जिस्ट करे, सही है। अब यहां पे तुम अगर गौर करोगे तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है AgCN2 माइनस AgCN2 माइनस। यहां पे अगर आप सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +1 आएगा, और आपके पास लिखा हुआ है AuCN2। यहाँ पे अगर गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 आएगा। तो ये आपके पास एक इस तरह का पेयर है। ये पेयर बी को देखो गौर से, जिसमें आपके सिल्वर साइड के अंदर